नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल अर्थ जगत में, कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। भोपाल को आज मिलेगी मेट्रो रेल की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी का होगा वर्चुअल संदेश। सुभाष नगर से एम्स तक कल से यात्रा कर सकेंगे आम नागरिक। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को किया नमन। पूरा उत्तर भारत सख्त ठंड की चपेट में। राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी ठिठुरन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा। रावलपिंडी की विशेष अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में ठहराया दोषी। और बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद आज एक दिन का राजकीय शोक। पार्थिव शरीर को सिंगापुर से ढाका लाने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक करीब 7.5 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश भी देंगे। मेट्रो के उद्घाटन के कल से सुबह 9 बजे आम जनता के लिए कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना शनिवार को पूरा होने जा रहा है। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो संचालित होगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। इसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 मेट्रो ट्रेनें और एम्स से सुभाष नगर की ओर 8 ट्रेनें शामिल हैं। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे जो एक बार में 200 से लेकर 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। टिकट प्रणाली फिलहाल मैनुअल रहेगी। भोपाल का पूरा फेज 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करोन से लेके एम्स तक और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है। भोपाल में मेट्रो के 8 स्टेशन में से 6 पर पार्किंग सुविधा भी चिन्हित कर ली गई है। किराया संरचना सरल रखी गई है। पहले 2 स्टेशन के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे। अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा। भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप देगी। यह न केवल समय की बचत करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। स्टेशनों पर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कभी टेम्पो और टांगों में चलने वाला भोपाल अब मेट्रो में चलने के लिए तैयार है। भोपाल में मेट्रो आ चुकी है और अब यात्रियों के लिए शुरू हो रही है। ये मेट्रो न सिर्फ भोपाल के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी बल्कि पर्यावरण को संतुलन रखने में भी मदद करने वाली है। भोपाल के लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जब ये मेट्रो का विस्तार पूरे शहर में हो जाएगा तो इससे भोपाल की यातायात व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़।
भोपाल मेट्रो पहले चरण में सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो संचालित होगी। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। भोपाल के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से देखिए डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। मेट्रो स्टेशन पहला स्टेशन है जो पहले फेज़ की अगर बात की जाए, जो एम्स तक पहली मेट्रो चलाई जा रही है सुभाष नगर से। टिकट काउंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले जब यात्री यहाँ आएंगे तो उनको टिकट यहाँ पर लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल टिकट काउंटर पे जो ऑपरेटर हैं वो मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये सिक्योरिटी पॉइंट है। अगर आपके पास कुछ सामान होगा, कुछ बैगेज होगा तो यहाँ से आपको निकलना होगा उस सामान को और यहीं से पूरी सुरक्षा जांच होगी और उसके बाद जो पैसेंजर्स आएंगे उनकी सुरक्षा जांच भी जो है वो भी इस स्टेशन पर, भोपाल के स्टेशन पर इस तरीके से होती हुई दिखाई देगी। और ये इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि भोपाल के लोगों के लिए ये एक पहला अनुभव है मेट्रो का, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे तो उनको ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेशन कंट्रोल रूम में फ़िलहाल हम मौजूद हैं जहां से पूरे स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण जगह कहलाती है जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं पूरे स्टेशन परिसर में, उसका आउटपुट भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लिफ्ट और एस्केलेटर जो स्टेशन पर होते हैं वो उसका क्या स्थिति है, कौन सा ऑपरेशनल है, कौन सा नहीं है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो इस स्क्रीन के जरिए देखने को मिल रही है। डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, जहां पर जैसे अभी आप देख पा रहे हैं एम्स प्लेटफॉर्म नंबर 1 3:54 पर ये ट्रेन जो है वो यहाँ आएगी। और ये जो डिस्प्ले का जो पूरा कंट्रोल है वो स्टेशन कंट्रोल रूम जो है वहाँ से इसको किया जाता है। यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था आरओ के साथ में जो है वो भी उपलब्ध कराई गई है। और इसके साथ साथ शौचालयों की बात की जाए तो महिलाओं के लिए एक अलग शौचालय और दिव्यांग शौचालय में खासतौर से आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ एक जैसे कहीं सुरक्षा मापदंडों पर कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान जो ये दिया गया है वो ये कि एक सेंसर अलार्म यहाँ पे लगाया गया है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति शौचालय का उपयोग कर रहा है तो वो अगर किसी समस्या उसके सामने है या कुछ इमरजेंसी ऐसी कुछ लग रही है तो वो इस बटन को प्रेस करेंगे और इसकी जानकारी सीधे जो स्टेशन कंट्रोल रूम है वहाँ पर पहुँच जाएगी और उनको जल्द से जल्द जो है मदद दिव्यांग लोगों को भी शौचालय के अंदर तक मिल पाएगी। भोपाल मेट्रो के कार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जानते हैं। जानने के लिए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये भोपाल मेट्रो है जो कुछ ही घंटों के बाद भोपाल के लोगों को समर्पित होने वाली है और कभी तांगे और टेम्पो पे चलने वाला भोपाल इस कोचेस में, इन कार्स में सफ़र करता हुआ दिखाई देगा। और इस कोच में क्या वो सुविधाएं हैं आज वो हम आपको बताते हैं। ट्रेन ऑपरेटर जहां पर मौजूद होते हैं, ये यहाँ पर ट्रेन ऑपरेटर होंगे जो यहाँ से ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। और सबसे खास बात, ये जो पूरे कोचेज़ हैं, ये जो पूरी कार्स जिसको कहा जाता है, ये बिना कोई ट्रेन ऑपरेटर के भी ऑपरेट हो सकती हैं। ये सुविधाओं के साथ पूरी लैस हैं। और ये एक फ्रंट पे ही इमरजेंसी डोर एक दिया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फ्रंट से भी एग्जिट संभव हो सकता है, लिहाजा इसको आपातकालीन निकासी आप कह सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे, एक पूरी कार में जो है 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सेंसर के साथ। ये लाइट्स जो है इसका ऑटोमेटिक सेंसर होता है जिससे लाइट्स अपने हिसाब से कितनी उजाले की आवश्यकता है वो लाइट्स चल सकती हैं। और दिव्यांग लोगों के लिए अगर बात करें, दिव्यांग यात्रियों की बात की जाए तो उनके लिए व्हील चेयर के लिए एक खास जगह वो भी आइडेंटिफाई की गई है। अग्निशमन यंत्र जो है वो भी तमाम कोचेस में दिए गए हैं। अगर कोई आग की घटना या ऐसी दुर्घटना नज़र आती है तो अग्निशमन यंत्र जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इमरजेंसी के लिहाज से अगर देखें पूरी मेट्रो में तो हेल्पलाइन नंबर भी है, मेट्रो हेल्पलाइन नंबर 0755285000। इस हेल्पलाइन नंबर पर यात्री जो है वो कॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, कोई किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो वो इसको बटन को प्रेस कर सकता है। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और आप इसको देखेंगे, ये मैंने इसको प्रेस किया है।
अब ये मैसेज जो है ये सीधे जो ट्रेन ऑपरेटर है टीओ जो है उसके पास ये मैसेज पहुंच रहा है। हर सीट पर दो दो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। इमरजेंसी डोर्स सभी कार्स में जो है वो मौजूद हैं। ये करंट कलेक्शन डिवाइस है और यही जो थर्ड रेल से चलने वाला है, ये पूरी जो मेट्रो के जो कोचेस होंगे, कार जो होंगी, ये थर्ड रेल से चलेगी और ये जब थर्ड रेल से टच होंगे और उसके थ्रू ही ये पूरी तकनीक के साथ ये पूरे कोचेस जो हैं वो भोपाल की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये तकनीक जो है भारत के कुछ ही राज्यों में जो मेट्रो चल रही हैं वहाँ पर ही मौजूद है। भोपाल के लोगों का मेट्रो का सपना केवल दौड़ने तक से पूरा नहीं हुआ है, बल्कि सुविधाओं के लिहाज से देखें, तकनीक के लिहाज से देखें तो ये मेट्रो कई मायनों में बहुत खास है। कई राज्यों में अभी भी जो मेट्रो चल रही हैं कई साल पहले से, वो तकनीकें जो वहाँ नहीं है वो तकनीकें भोपाल की मेट्रो में यात्रियों को मिल सकती है। कैमरामैन गौरव निरूटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और भोपाल की मेट्रो देश के अन्य शहरों की मेट्रो से किन मायनों में खास है, इस विषय पर डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने की भोपाल मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य से खास बातचीत। कभी टांगों और टेम्पो पर चलने वाला भोपाल अब मेट्रो की रफ्तार से दौड़ने वाला है। भोपाल के लोगों को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। भोपाल मेट्रो के एमडी एस कृष्ण चैतन्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भोपाल के लिए कितना बड़ा सौगात इसको कहें, और एक लंबी मेहनत के बाद अब ये दिन आ रहा है जब मेट्रो की रफ्तार से भोपाल दौड़ने वाला है। अगर आप देखेंगे भोपाल का पूरा फेज़ 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करौन से लेके एम्स तक और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज़ 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है ये टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर्स के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है, तो वो स्टार्ट होगा। और इसके अलावा बाकी हम लोगों का जो भी काम है उसको भी हम लोगों का, क्योंकि पूरे सिविल टेंडर्स और मेजर टेंडर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जून 2028 तक पूरे भोपाल में अपना फेज़ 1 को कंप्लीट करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सर, पूरे देश में कई शहरों में मेट्रो चल रही है, भोपाल की मेट्रो या इंदौर की जो मेट्रो है ये किस मायनों में अलग खास मानी जाए? देखिए, अभी जब जैसे मेट्रो की हम लोग अगर हम लोग डेवलपमेंट भी मान ले या प्रोग्रेस भी मान ले, तो सभी जगह जो है वो हम लोग फेज़ 1 जो दिल्ली का देखेंगे या बाकी जगह की प्रोग्रेस जो देखेंगे, तो उसमें भी जो है सिस्टम्स में, सिग्नलिंग में और जो रोलिंग स्टॉक में जो हम लोग यूज़ करते हैं, सभी जगह जो है अच्छे बदलाव जो है वो आते गए हैं। सिमिलरली जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है और बाकी चीज़ जो है हम लोगों का यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके के टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। गोवा 4 का हम लोगों का यहाँ पे है। सिमिलरली हम लोग ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी है और ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूजेज ही है, और एनर्जी एफिशिएंसी में जो है हम लोगों की मेट्रो बाकी मेट्रो के बराबर जो है लगभग अपने यहाँ पे काम हो रही है, और उसी के हिसाब से उसी तर्ज पे काम होगा। 2028 तक जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, क्या ये माने कि 2028 तक वो जो 30 किलोमीटर के आगे आप जाना चाह रहे हैं? टारगेट है, लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हम लोग, कोशिश भी करते हैं और जो जून 2028 से पहले जो है पूरा काम कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। एमडी हैं भोपाल मेट्रो के, और जिस लक्ष्य के साथ भोपाल मेट्रो आगे बढ़ रही है वो लक्ष्य बताता है, वो गति बताती है कि वो लक्ष्य बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और भोपाल अब तैयार है मेट्रो की सवारी करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध
चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। सॉइल टू फैब्रिक, देखिए हमारी परंपरा और विरासत के संरक्षण के प्रयास। इंदौर GRC की पहल, चल रही है पटरी पर पाठशाला। मिलवाएंगे आपको बिना वर्दी वाले 68 वर्षीय ट्रैफिक पेन से, जिन्होंने सड़कों की सुरक्षा का उठाया है बीड़ा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा नेता गौरव भाटिया इसे कर रहे हैं। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वॉल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस ये ऐसे ही है
जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरेस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरेस द्वारा फंडेड है। और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है, तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यह कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जॉर्ज सोरेस भारत विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत में फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरेस करते हैं। लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। जॉर्ज सोरेस नेता प्रतिपक्ष नहीं है भारत के। जॉर्ज सोरेस ने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। तो यह पूछा जाएगा, ये जो भारत के अंदर के सपोले हैं, इन सपोलों के लिए इलाज होना चाहिए। यह बात आज भारत की जनता कह रही है। जिम्मेदारी दी है भारत के साथ खड़े होने की, और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कवर फायर देता है अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। वो हमेशा कहता है राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व है, सीख जाएंगे। 55 साल के राहुल गांधी हैं। 5 साल में वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। और यह भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बचकानी हरकतें कर देते हैं, तो यह स्पष्ट हो गया है राहुल गांधी आदतन ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत ही शातिर है। उनके डीएनए में भारत का विरोध है, क्योंकि सत्ता पाने की लालसा है। वो जहरीले हैं, और जो उनके कृत्य हैं, जो अभी मैं उजागर करूंगा, ये एक पैटर्न है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है, तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, यह तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले।
ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये इल्हान ओमर क्या कहती हैं? इल्हान ओमर कहती हैं कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या यह जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं? ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ जो व्यक्ति कारोबार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ आप याद करिए, देखिए ये भी वही तस्वीर है मुशफिकुल फजल की, और उनके साथ बीच में देखिए राहुल गांधी भी हैं, और ये सैम पिट्रोडा, सैम अंकल। अब ये सैम अंकल जब जर्मनी जाते हैं राहुल गांधी, तो वहां भी होते हैं। और ये सैम अंकल कौन हैं, भूलिएगा मत। अभी कुछ समय पहले सैम अंकल ने हर भारतीय नागरिक की अपमानित करने का प्रयास किया और कहा, ईस्ट इंडियंस दे लुक लाइक चाइनीज, ईस्ट इंडियंस लुक लाइक चाइनीज एंड साउथ इंडियंस लुक लाइक अफ्रीकन्स। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, तो एक ढोंग रच के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैम पिट्रोडा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया था, तो हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के सैम अंकल, सैम पिट्रोडा क्या कर रहे हैं? इसकी जवाबदेही किसकी है? कृपया करके यह बता दीजिए। और इसके साथ एक बात मैं और कहूंगा, ये बार बार, अभी कोलंबिया गए राहुल गांधी, अक्टूबर 2025 की ही बात है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी बोले, देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। थोक में भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। लेकिन यह प्रहार अगर आप कह रहे हो रहा है, तो ये तो विदेशी भूमि से नेता प्रतिपक्ष नकली गांधी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी कहते हैं जो मूल ढांचा है भारत के लोकतंत्र का, उस पर प्रहार हो रहा है। और लंदन में थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ है, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद, अब ये प्रहार हो रहा है और खत्म हो गई है। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई लड़ो। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जो विदेशी धरती पर जाते हैं छुप छुप के, भारत की जनता को भी लगता है, हो सकता है राहुल गांधी हफीज सईद से मिले। हफीज सईद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की। जाकिर नाइक से मिल रहे हो। 50 लाख रुपए रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक से। मोहब्बत का मसीहा बताया दिग्विजय सिंह ने। इसीलिए यह चिंताजनक है, ये जितनी शक्तियां हैं जो भारत
आगे बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज विश्व में, इससे नाखुश है तो वो राहुल गांधी स्वयं, नकली गांधी परिवार और जो विदेशी शक्तियां हैं, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और इसके साथ हमारा मीडिया, जो तीन हमारे प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक साथ खड़ा है। और मैं अंत करूंगा इतना ही कह के कि भारत की छवि को धूमिल करना, झूठे आरोप लगाना अब राहुल गांधी का चरित्र बन गया है। और ये जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। इसके बाद जो आज का दूसरा विषय है, मैं उस पे भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी और उनके नेता, जो हिंदू मान्यता हैं, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और यहां रुके नहीं, दबाव बहुत होगा ममता बनर्जी का। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी का सरनेम क्या है, किसी को पता है? तो ये सोच आती कहां से है? तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ममता बनर्जी स्वयं वो हैं, 2019 की बात है, हर हिंदू अनुयायी जय श्री राम कह के गर्व महसूस करता है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। पश्चिम बंगाल का एक निवासी कहता है जय श्री राम। ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, गाड़ी रुकवाती हैं, उतरती हैं और उससे कहती हैं जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हमने देखा कैसे महाकुंभ के दौरान उसको मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी जी ने। आज सवाल यह पूछा जाएगा, ये जो सोच है कि हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पूरा देश आज आवाज उठा रहा है। क्या ममता बनर्जी जी में इतनी हिम्मत है या उनके किसी नेता में किसी और धर्म के ईश्वर और इष्ट के लिए इस तरह का बयान दे दें? सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है
तो आप हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं का अपमान कराते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर जिससे सभी हिंदू आहत हैं, एक बार भी ममता बनर्जी का वक्तव्य आया कि वो इसकी निंदा करती हैं? क्या अपने विधायक मदन मित्रा को पार्टी से निष्कासित किया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई, एफआईआर हुई? यह दर्शाता है किस तरह से आज सांप्रदायिक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम दंगे अगर कोई कराना चाहता है, वो ममता बनर्जी स्वयं है, जिनके पास गृह विभाग है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसी के साथ मैं अंत करूंगा। कुछ तुष्टीकरण का जो ममता बनर्जी करती हैं प्रमाण देकर, हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन का समय आया तो ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो समय मुहर्रम का भी था। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगा के यह आदेश है, और इसमें स्पष्ट लिखा है, एक लाइन पढ़ दूं, We are living in difficult times. Intolerance would rise in the event of such arbitrary action of the state government being put in place and enforced. It would be dangerous to mix politics with religion. और इसी तरह से लगातार हर साल यही हुआ। विजयदशमी हिंदू नहीं बना सकते, दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक विशेष धर्म से है और घुसपैठिया भी है, भारतीय नागरिक भी नहीं है, तो भी ममता बनर्जी कहती है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलत्ती मैं सह लूंगी। एक करारा और मजबूत जवाब पश्चिम बंगाल की जनता और हर हिंदू सांप्रदायिक ममता बनर्जी को देगा। इस तरह के सांप्रदायिक बयान निंदनीय भी है और इनके खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो प्लीज, पहले फर्स्ट वाले। बीजेपी नेता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाजपा ने दो बड़े एक तरह से आरोप लगाए हैं। पहला आरोप राहुल गांधी पर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप कि बार बार वो विदेश जाकर देश के लोकतंत्र और देश के इस लोकतंत्र को कमजोर करने के कई ऐसे बयान देते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लगातार देश की संप्रभुता पर हमला करते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस सबसे पहले नंबर पर हैं। साथ ही आज जो तमाम उदाहरण दिए गौरव भाटिया ने, उसमें जिक्र कोलंबिया, अमेरिका और हाल ही में राहुल गांधी की बर्लिन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से जमाती इस्लामी के लोगों के साथ मिल रहे हैं। वहीं दूसरा जो एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी को लेके था, ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी के विधायक मदन मित्रा का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम मुसलमान हैं, उनका क्या कास्ट है, इस तरह के जो बयान थे, उस पर ममता बनर्जी की चुप्पी को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी के इशारे पर माहौल को सांप्रदायिक करने की कोशिश की जा रही है। मदन मित्रा का यह बयान सांप्रदायिक तनाव पैदा करता है, हिंदुओं की आस्था को आहत करता है। तो यह शुद्ध रूप से ममता बनर्जी के इशारे पर इस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में तैयार किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिड डे प्राइम में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए टीवी न्यूज। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने।
ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के साथ राजधानी दिल्ली में सुबह सवेरे कोहरे की परत देखी गई। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सुबह सवेरे गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। वहीं सुबह के समय घर से बाहर जाने वालों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड की चपेट में है और ठंड की बड़ी मार सुबह कोहरे की मार से शुरू होती है। लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ रहा है। रेल, हवाई यात्राओं पे एक असर पड़ रहा है इस कोहरे का। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के साथ राजधानी दिल्ली कोहरे की मार झेल रही है। कम दृश्यता की परिस्थितियों के कारण विमान संचालन पर काफी असर पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस को कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया है। इसमें उड़ानों की समय पर और सटीक जानकारी देना शामिल है। रद्द होने की स्थिति में एक दोबारा बुकिंग या रिफंड की सुविधा यात्रियों को तुरंत उपलब्ध कराई जाए। समय पर चेक इन के बाद बोर्डिंग से वंचित नहीं करना, साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए सहायता उपलब्ध कराना, समय पर रिफंड और सामान की सुविधा और प्रभावी शिकायत निवारण का समाधान करना शामिल है। सभी एयरलाइंस पर निगरानी के लिए DGCA को जिम्मेदारी दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। और मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम के साथ ही आम जनजीवन पे जो बड़ा असर पड़ रहा है उसे लेकर मोहित, कोहरे की मार तो है ही, हालांकि सैटरडे संडे होने से ये वीकेंड है, लोग छुट्टी के लिए जरूर निकल रहे होंगे, लेकिन दफ्तरों से फुर्सत है। फिर भी कोहरे की मार को देखते हुए किस तरह से लोगों को तो समस्या हो रही है, रेल और हवाई यात्राओं में जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर चाहेंगे कि आपके पास क्या अपडेट है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो रेल यातायात हो, चाहे वो हवाई यातायात हो, दोनों प्रभावित हो रहे हैं। और भले ही राजधानी दिल्ली के अंदर 50% का फॉर्मूला लागू है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सड़कों पर थोड़ा सा आपको ट्रैफिक कम मिल सकता है, लेकिन कोहरा कम नहीं है, विजिबिलिटी कम है और इसके साथ ही आपको लोगों को और भी समस्याएं हो रही हैं, सहूलियत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप समझिए कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर कई सारी फ्लाइट, मसलन 300-400 से ज्यादा फ्लाइट डिले हुई हैं, कुछ फ्लाइटें रद्द हुई हैं और इसी तरीके की फ्लाइट लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, गोवा की बात करें, आप भोपाल की बात करिए, चंडीगढ़ की बात कीजिए, हर जगह कुछ कुछ फ्लाइट्स डिले हैं। जैसे कि मैं आपको दिल्ली के IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का ही उदाहरण दे देता हूं। यहां दिल्ली से पंतनगर जाने वाली फ्लाइट है, वो निरस्त हुई। इसी तरीके से अयोध्या जाने वाली एक फ्लाइट निरस्त हुई है। तो ऐसी कुछ फ्लाइट्स हैं जिनका चेक इन बोर्ड पर एक एक करके उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको मैं बताऊं कि आपसे कुछ देर पहले यहां पर
पर एयरपोर्ट पर एक ऐसा परिवार मौजूद था जो दुबई से आया, जिसकी फ्लाइट 12 घंटे डिले थी। और आप समझिए कि मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एहतियातन का जो एयरलाइंस है उनको ये जानकारी दी गई, उनको इत्तला की गई, उनको साफ साफ ये निर्देश दिया गया कि आप ऐसी स्थिति में यात्रियों को सबसे पहले कंफर्म जानकारी दीजिए, उनके रुकने का, भोजन का या दूसरे जो जरूरी प्रबंध है वो कीजिए। बावजूद इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। अब आप समझिए कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। साफ तौर पर यह बता दिया गया है यात्रियों को कि आप अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए, यात्रा करने से पहले आप अपनी एयरलाइन से कंफर्मेशन लीजिए कि आपकी जो एयरलाइन है वो किस हिसाब से उसका संचालन हो रहा है, आपकी फ्लाइट डिले तो नहीं है, वो अगर डिले है तो कितनी डिले है, ये सारी जानकारी अब आप अपने जो आपकी एयरलाइन है उससे आप ले सकते हैं। इसकी तरफ से, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि मंत्रालय की तरफ से भी साफ साफ निर्देश दिए जा चुके हैं। तो विजिबिलिटी बहुत कम है राजधानी दिल्ली के अंदर। आप समझिए कि 100 से ज्यादा जो फ्लाइटें हैं वो प्रभावित हुई हैं। ठीक इसी तरीके से जो रेल यातायात है, लगभग 30 से ज्यादा ट्रेनें हैं जो विलंब से चल रही है। सड़क पर भी कमोवेश स्थिति वही है। आप समझिए डीएनडी का आप हिस्सा ले लीजिए, आप अक्षरधाम की बात कर लीजिए, आप आउटर रिंग रोड की बात कर लीजिए, धौला कुआं, ये पश्चिम बाग या कहीं भी आप जिधर जाएंगे वहां भी आपको पूरे दिल्ली में आपको फॉग और स्मोक की एक मोटी परत नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दी के सितम ने पूरे दिल्ली एनसीआर को, पूरी शीतलहर ने दिल्ली एनसीआर को एक सफेद चादर में ढक सा लिया है। सर्दी का सितम है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। बिल्कुल मोहित, तो मौसम विभाग क्या कहता है और कब तक, क्योंकि ये मौसम तो अब रहेगा कुछ समय तक, क्या 15 से 20 दिन में किसी तरह की कोई राहत होगी? देखिए, हाल फिलहाल के लिए तो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4-5 दिन के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो, राजधानी दिल्ली एनसीआर के हिस्सों की बात हो, या फिर आप ये जो गंगा जमुना का दोआब का जो इलाका है, ये हिस्सा है, इसमें अच्छी खासी ठंड आपको देखने को मिलेगी। तो ये परेशानी इस इलाके के लिए तो रहने वाली है। और आप समझिए कि जो आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख से लगाकर लगभग अगले 15-20 दिन आपको इसी तरीके से सर्दी से दो चार होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्दी सितमगर है। और राजधानी दिल्ली की ही बात नहीं हो रही है, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप पहाड़ी इलाकों का तो वैसे ही हाल बेहाल है। तो जैसे जैसे जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे आप कहते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा राजधानी दिल्ली एनसीआर के और तराई जो इलाके हैं वहां पर यह परेशानी जरूर मिलेगी। आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में तो वैसे ही फॉग और स्मोक का एक आपको कॉकटेल नजर आ जाता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली में 50% का जो वर्क फ्रॉम होम का जो फार्मूला लागू किया गया है, इसी तरीके से आपने देखा कि 61,000 से ज्यादा पीयूसी 17-18 यानी कि 17 की सुबह से और 18 शाम तक लगभग 61,000 के आसपास पीयूसी जारी की गई। बॉर्डर से लगभग डेली 500 से 700 गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू है। इसके अलावा आप समझिए कि चालान हो रहे हैं। दिल्ली में किसी भी जरूरी जो इकाइयों से जुड़े हुए गाड़ियां हैं, मालवाहक जो गाड़ियां हैं जो जरूरी सेवाओं में जुड़ी हुई है, ऐसी ही ट्रकों की एंट्री है। उसके अलावा आप समझिए किसी भी प्रकार के किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं है। और आप तमाम मानक हैं, BS4, BS5, BS6, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मानक तय हैं और जो गाड़ियां जिस मानक को पूरा करती हैं ऐसी ही गाड़ियों की एंट्री है। अब आप समझिए कि इसीलिए कोशिश यही है कि ईवी पर जोर दिया जा रहा है, CNG गाड़ियों पर जोर दिया जा रहा है। कैसे भी करके दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको कम करना है, उसको बैलेंस लेकर आना है। हालांकि पिछले कई दिनों में हम देख रहे हैं कि AQI की स्थिति थोड़ी सुधरी भी है और जिसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। जी मोहित, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वेज जो है उन पर सफर करने वालों के लिए भी काफी मुश्किलें हो रही हैं, बढ़ते कोहरे के साथ और इस ठंड के साथ। लोगों की आवाजाही जरूरी है, इसलिए सफर करना है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। प्रशासन किस तरह से, खासकर अगर एक्सप्रेस वे की हम बात करें, तो उसमें इस मौसम में क्या एक तरह से एहतियात बरत रहा है या कुछ नए इंतजाम कर रहा है आम लोगों के लिए?
बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है। मैं आपको बता दूं कि यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, इसीलिए एक्सप्रेसवे पर कुछ एहतियात भी जरूरी है। ये आप समझिए कि आप पूर्वांचल की बात कीजिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है या फिर यूपीडा के अंडर आने वाले कई सारे तमाम एक्सप्रेसवे, आप समझिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात की जाए, इन तमाम एक्सप्रेसवे पर समय सीमा इसके साथ साथ जो गति है वो निर्धारित की गई है। आप समझिए कि दिन के लिए वो स्पीड लगभग 60 से 70 किलोमीटर के बीच में, और रात में बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए उस स्पीड को एक तय कर दिया है, एक स्पीड की लिमिट कर दी है। उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको भारी भरकम चालान भी उस चालान से गुजरना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा। और बीते दिनों में जो यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, आप समझिए कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, उसके बाद एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ही बात कर लीजिए, उस पर फेंसिंग है, बढ़ाई गई है। आप दोनों तरफ देखिए, आप पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी फेंसिंग की गई है, ट्रिपल लाइन की, वहां पर तारों से उसको पूरा लॉक किया गया है, जिससे कि जो आवारा पशु हैं वो रात के समय एक्सप्रेसवे पर ना आ पाए, या फिर जो गाड़ियों की स्पीड है उसको कंट्रोल किया गया है। सीसीटीवी कैमरे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल किए गए हैं। तो हर तरीके से सरकारें एहतियातन कदम उठा रही हैं। इतना हमें जरूर समझना पड़ेगा कि विजिबिलिटी लो होने के चलते, कोहरे के चलते, शीतलहर के चलते आपको थोड़ा सा एहतियात हमें और आपको भी बरतना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम अक्सर पढ़ते हैं, और जैसी सावधानी हटती है दुर्घटना घट जाती है। जी बिल्कुल मोहित, आप सही कह रहे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा इस मौसम में सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, विस्तार से तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। अब और हम बात करेंगे इसके बाद पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शोर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती, होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। सॉइल टू फैब्रिक, देखिए हमारी परंपरा और विरासत के संरक्षण के प्रयास। इंदौर जीआरपी की पहल, चल रही है पटरी पर पाठशाला। मिलवाएंगे आपको बिना वर्दी वाले 68 वर्षीय ट्रैफिक मैन से, जिन्होंने सड़कों की सुरक्षा का उठाया है बीड़ा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पाकिस्तान के रावलपिंडी की विशेष अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को दोषी ठहराते हुए 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर लगभग 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आदियाला जेल परिसर में हुई सुनवाई में अदालत ने सरकारी उपहारों को नियमों के उल्लंघन में अपने पास रखने और कम मूल्यांकन का दोष साबित माना है। पीपीसी की धारा 409 के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है, जो 7 साल चलेगी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई और उनके वकीलों ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए गलत ट्रायल करार दिया है। अखिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, लगातार इमरान खान पर एक तरह से उन्हें घेरने की कोशिश तो थी, तोशाखाना मामला एक बड़ा मामला था, लेकिन क्या उम्मीद ये की जा रही थी कि 17 साल की सजा इमरान खान और उनकी पत्नी को हो जाएगी? हाँ, देखिए निश्चित तौर पे ये जो पूरा मामला है, ये मामला इस रूप में लग रहा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान जेल से वापस ना आ जाए, चाहे वो तोशाखाना का मामला हो या कोई अन्य। उनपे कहा यह जाता है कि उनके खिलाफ तकरीबन 154 मामले पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं
तो आप सोच सकती हैं कि एक मामला से निकलते हैं तो दूसरा मामला उनके सर पे मढ़ दिया जाता है और दूसरा मामला हल होने होते होते तीसरा मामला आ जाता है। यह एक नया मामला है क्योंकि पिछले दिनों ये बात चली थी कि इमरान खान की जान शायद खतरे में है। पिछले दिनों ये भी अफवाह हुई कि इमरान खान शायद नहीं रहे, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद उनके रिलेटिव को मिलने की इजाजत दी गई। मिलने की जब इजाजत दी गई, रिलेटिव उनके बाहर आए तो उन्होंने बताया कि वो मानसिक तौर पे जो है वो स्वस्थ नहीं है। अब इसका इलाज होना चाहिए था। इमरान खान को जेल से बाहर लाकर उनकी चिकित्सा कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और किसी भी नागरिक को अगर यह पाया जाता है कि जेल में अस्वस्थ है तो उसका इलाज कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उनका इलाज ना करा के उनके खिलाफ जो केस था उसमें आनंद फानन में अदियाला कोर्ट के अंदर एक मेकशिफ्ट कोर्ट, अदियाला जेल के अंदर एक मेकशिफ्ट कोर्ट बनाया गया और उस कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई के बाद आनंद फानन में उन्हें फैसला सुना दिया गया कि 17 साल उनको और उनकी बीवी बुशरा बीबी को जेल के अंदर आना है, 1-1 करोड़ रुपए भी देनी है। तो यह निश्चित तौर पे लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं एक तरीके से कहें कि सैन्य अधिकारियों के कब्जे में होती हैं और जो सेना का मन होता है, जो सेना की नीतियां बनती हैं, उन्हीं नीतियों के अनुसार ये काम करती हैं। तो जो पूरा लगता ही है कि पूरा मामला कि वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो आसिम मुनीर है, जो अभी फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर रहे, जेल के बाहर ना आए और किसी भी तरीके से इमरान खान की जो पूरी राजनीति है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि अगर इमरान खान ना होंगे तो पीटीआई भी नहीं रह पाएगा उस तरीके से ताकतवर। और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो तो पूरी तरह सेना के कब्जे में है, उनके इशारे पर काम कर रही है। विरोध जो भी होता है पीटीआई की तरफ से होता है, उनकी एक सरकार भी है जी अखिलेश, और इसीलिए लगता है कि ये दुर्भावना। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश विस्तार से इस पूरी खबर पर ब्यौरा देने के लिए। और हम रुक करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नाडिया में फोन से जनता को संबोधित किया है। नमस्ते जी, जय निताई, बोडोरा আমার প্রণাম নেবেন। আমার সকল বঙ্গালী ভাইও বনেদেরকে আমার आंतरिक शुभेच्छा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का
विस्तार होगा। साथियों, नादिया वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव गांव में, गंगा के तट तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी तो वह केवल भक्ति नहीं होती, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोद माताले, आमार एकला निताई। यह भावना आज भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के हवा पानी में और यहाँ के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। साथियों, वंदे मातरम 19वीं सदी में गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। अब वंदे मातरम को हमें विकसित भारत की प्रेरणा बनाना है। इस गीत से हमें विकसित पश्चिम बंगाल की चेतना जगानी है। साथियों, वंदे मातरम की पावन भावना ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का रोडमैप है। साथियों, विकसित भारत के इस लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र सरकार हर देशवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े, आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है। और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने
विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है, और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई, बाजते छाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं, और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं, और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए।
गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया। हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया, और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई। और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। मैं आपसे बीजेपी के विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा। लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं, और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मौसम की मुसीबत को भी मैं राजनीति के रंग से रंग दूं। पहले बहुत बार हुआ है, मैं जानता हूं कभी कभी मौसम परेशानी करता है, लेकिन मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, बार बार आऊंगा, आपके उमंग उत्साह को नमन करूंगा। मैं आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ काम करूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल में नाडिया में इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीफोन के जरिए, क्योंकि मौसम खराब और कोहरे की वजह से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नाडिया नहीं पहुंच पाए, जहां 3200 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में नाडिया के महापुरुष, मथुरा के महापुरुषों और संतों को नमन किया। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता को यह भी बताया कि किस तरह से आज जो प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं उनके जरिए कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच के संपर्क को मजबूत किया जाएगा और दक्षिण और उत्तर कोलकाता, उत्तर बंगाल के बीच में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी, व्यापार को मजबूती मिलेगी। साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार कट और कमीशन की सरकार बनकर बस रह गई है। गो बैक मोदी की जगह गो बैक घुसपैठियों के पोस्टर लगने चाहिए थे। जिस तरह से घुसपैठियों की संख्या पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार एसआईआर का विरोध कर रही है।
पीएम ने कहा हमें पश्चिम बंगाल को महाजंगल राज से मुक्त कराना होगा। इसके साथ उन्होंने उदाहरण बिहार का दिया। बिहार की जनता ने जिस तरह से जंगल राज को नकारा है, बिहार से ही वो गंगा होकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल में कट कमीशन की सरकार है जिसको उखाड़ फेंकने का संकल्प पश्चिम बंगाल की जनता को लेना है। टीएमसी के कारण बंगाल तबाह हो रहा है। कई ऐसी केंद्र की परियोजनाएं हैं, जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं जो आज भी पश्चिम बंगाल के विकास के आड़े आ रही हैं, वो अटकी हुई हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री का लगातार ये कहना है कि पश्चिम बंगाल को भी विकास का अधिकार है। इसी के साथ मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।